हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप 7th क्लास साइंस हिंदी मीडियम, आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका मैं रीता शर्मा साइंस सब्जेक्ट के साथ फिर से आपके सामने हूँ। आपने बेटा इसके पहले लास्ट जो गया है वीडियो अपना, उसके अंदर मैंने लेसन 2 आपका लगभग कंप्लीट होने वाला था। मैंने आपको बताया भी था कि उसके अंदर आपका लेसन कंप्लीट होने वाला है। आज जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो इस समय की क्लास है, इस वीडियो के अंदर आपका लेसन 2 ऑल ओवर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूँगी। इसका सोल्यूशंस ग्रुप के अंदर आप इससे कॉपी में नोट कर लेना, या जैसे भी पॉसिबिलिटी मिलती है, अगर हमें यहाँ क्लास के अंदर टाइम हुआ तो यहाँ पर आपको डिक्टेट कर देंगे, जैसे भी पॉसिबिलिटी मिलती है वैसा कर देंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेके आपका भेज देंगे तो आप उस तरह से देख लेना क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम बात अपनी शुरू करते हैं आपकी पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। ये आपका लेसन चल रहा है। इसमें आपने देखा है शुरू से प्राणियों में पोषण में कि बहुत सारे जो भी जंतु होते हैं उनके सबके पोषण की विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा मानव में पाचन कैसे होता है। मनुष्य में पाचन के बहुत सारी विधियाँ, उसके अलग अलग तरीके हैं। मनुष्य में जो पाचन होता है उसकी विधियों के, यानी पाचन जो उसकी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत होने वाले अंगों भी उसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। ये आपकी क्लास के अंदर मैंने आपको 2 क्लासों के पहले भी, जब से ये चल रहा है मानव में पाचन, शायद 1 क्लास या 2 क्लास हो चुकी इस पर, तो जो अंग हैं उनके बारे में आपको जानना है कि वो कौन सा रस भी निकालते हैं, कौन सा रस स्रावित होता है, कौन सा रस आकर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आपने शायद वीडियो के अंदर देखा भी होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख से अपना खाना, यानी मानव में पाचन में सबसे पहले खाना अपना मुख से अंदर जाता है, फिर आपकी ग्रास नली या ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। मुख और मुख गुहिका में मैंने कई बार बताया, आपको कल के वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, दांत और जीभ की चर्चा थी। मुख के अंदर आपको दांत और जीभ की, आपको इसके अंदर उसकी चर्चा करनी है। जैसे दांत में मैंने शायद लिखवाया आपको है कि 4 प्रकार के दांत हैं, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रत्नक और कृंतक। इन सब के कार्य भी बताए थे मैंने जहाँ तक पॉसिबल था। जीभ के बारे में मैंने आपको बताया था लार ग्रंथि जो लार स्रावित करती है। इसी तरह से ग्रसिका, फिर आमाशय, आमाशय में क्या चीज़ है क्या नहीं है, कौन सा रस मिलता है। फिर आपने देखा छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत में आपने देखा कि वो आपके इस तरह से रचना पाई जाती है, कुंडलीनुमा 7.5 मीटर लंबी लगभग होती है वो। उसमें मानव के पाचन का महत्वपूर्ण वो भी एक तरीके से अंग है। आमाशय में भोजन का अगर मंथन होता है तो छोटी आंत में भी रस का श्रावण होकर भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण करके फिर आपका पचित पदार्थ अलग और अपचित पदार्थ अलग हो जाता है। इसी तरह से फिर आपने देखा होगा कि बड़ी आंत में मैंने समझाया था आपको कि जहाँ पे जल का अवशोषण हुआ, जल के अवशोषण के बाद वो उसमें ये होता है कि पचित भोजन जो होता है वो आपका द्रवित रूप में रक्त के अंदर मिलकर पूरे शरीर में संचालित हो जाता है, और जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जो समय समय पर निकालते रहते हैं मल के रूप में, मल द्वार, जिसे गुदा भी कहते हैं। इसके बाद बेटा मानव में पाचन की जब पूरी आपने उसके तंत्र को जान लिया कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है, फिर आपको ये चीज़ जाननी है यहाँ पर कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। मैंने यहाँ पे पूरा एक तरीके से आपको समरी लिखी है, एक तरीके से आपके सामने ये नोट्स है, इसको प्लीज़ उतार लें क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको सारी इम्पॉर्टेंट बात लिखी है और ये जाननी आपको ज़रूरी है। फिर आप इसको कैसे जानेंगे, अगर आपको याद, अगर मैं समझाऊंगी तो भूल जाओगे, इसलिए वीडियो देखकर आप उसको कॉपी में ज़रूर लिख लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि और सारी बातों में तो अंग के नाम हैं, कार्य है, मैं बराबर बोल रही हूँ, 3-3, 4-4 बार रिपीट होते रहते हैं तो आपको याद रहता है, बार बार आप वीडियो देखते हैं। लेकिन आपका ये जो पार्ट है ये लिखना ज़रूरी था क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं, इनके बारे में जानना है। देखिए, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन बड़े स्पेशल होते हैं बेटा। ये जंतु
जो घास खाते हैं इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। नॉर्मल रूप से इनको सामान्यतः हम इनको नाम देते हैं शाकाहारी। जैसे आपको पता है उदाहरण गाय भैंस बकरी, ये उदाहरण है। गाय भैंस बकरी जैसे जंतुओं में ये इनमें बड़ा मुश्किल है कि इनमें पाचन कैसे, इनकी रचना भी उस तरह की होती है क्योंकि ये घास खाते हैं, तो इनके अंदर पाचन अगर है तो किस तरीके से पाचन हो, उस पाचन को यानी जो इनका पदार्थ है खाद्य पदार्थ वो घास है जिसके अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक है। अब उसको पचाने के लिए भी तो इनका उस तरीके से उनके अंगों की भूमिका होनी चाहिए। इसीलिए जितने भी घास खाने वाले जंतु हैं उनके अंदर देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लेना, रुमेन नामक रचना पाई जाती है। रुमेन नाम दिया हुआ है, रुमेन नामक रचना पाई जाती है। जैसे अमाशय एक तरीके से ऐसे बोलते हैं, इसका प्रथम अमाशय, ये इसका पहला अमाशय। रुमेन नामक रचना में इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी इसमें भोजन थोड़ा बहुत पचता है, जिसे जुगाल कहते हैं। अब जिसे जुगाल कहते हैं यानी इसमें आपको ये भी बताना है कि जैसे भोजन का आंशिक पाचन हुआ, रुमेन नामक जो रचना है गाय भैंस बकरी में जुगाल करना, वो उनकी प्रक्रिया जो होती है जुगाली करना। होता क्या है बेटा, ये सारे जो जंतु हैं वो घास खा के अपना ये रुमेन नामक भाग भी इकट्ठा कर लेते हैं। इनके अंदर जो ये रचना पाई जाती है वो रुमेन नामक भाग में इकट्ठा हो जाती है। अब इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे करके ये वहाँ से छोटे छोटे गोले के रूप में मतलब अपने आगे मुंह में खींचकर ये लाते हैं। सोचिए पीछे से खींचकर ये आगे की ओर लाते हैं और मुंह में लाकर ये गोले के रूप में जुगाली करते हैं। आप सोचते हैं ये गाय भैंस मुंह क्यों चलाते रहते हैं, देखा होगा आपने, बैठे बैठे भी मुंह चलाते रहते हैं। तो ये बार बार जो इकट्ठा है इनका रुमेन नामक भाग में, इनका जो इकट्ठा इनका आहार है वो छोटे छोटे गोले के रूप में बार बार पीछे से अपने मुंह में आगे की ओर लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। बार बार वो इस तरह से मुंह में ला के जो करते हैं यानी जुगाली से, उसी को हम प्रक्रिया को नाम देते हैं जुगाली करना। और जुगाली करना प्रक्रिया का नाम है और बाकी ये जो करते हैं वो जुगाल है। ऐसे जंतु रूमिनैंट कहलाते हैं क्योंकि रुमेन नामक रचना वाले जंतु रूमिनैंट। तो ये याद रखना बेटा, इनमें रुमेन नामक रचना के कारण आपका ये सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। सेलुलोज कहाँ होता है, घास में, और जिसमें हालांकि इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है क्योंकि बार बार ये जुगाली प्रक्रिया के द्वारा या जुगाल के द्वारा ये बार बार ये अपना भोजन का पाचन करते रहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनैंट हैं। इनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य थैलीनुमा संरचना को अंधनाल कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। इनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य थैलीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे अंधनाल कहते हैं, जहाँ सेल्यूलोज का पाचन जीवाणुओं के द्वारा होता है। यानी आप ये देखते हैं कि इनके जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य जो थैलीनुमा रचना है इसी को हम नाम दिए हैं अंधनाल। अंधनाल जहाँ पर सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा संभव होता है। मनुष्य में ये नाल अनुपस्थित होता है। मनुष्य में ये नाल जो है क्या होता है बेटा, अनुपस्थित, क्योंकि मनुष्य को तो ऐसा है नहीं कि वो सेलुलोज का पाचन करेगा। मनुष्य का तो भोजन ही अलग है। जब भोजन अलग है तो वो अपने पाचन को पाचन तंत्र के अंगों के द्वारा करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो घास खाने वाले जंतु हैं इनका आहार अलग है, तो आहार को पचाने की विधि भी अलग है। तो ये याद रखना कि घास खाने वाले जितने भी जंतु हैं जैसे गाय भैंस बकरी, इनमें विशेष तरह का आमाशय पाया जाता है, विशेष तरह की रचना पाई जाती है जिसे हम रुमेन कहते हैं। ये एक तरीके से प्रथम आमाशय भी है जहाँ भोजन का आंशिक पाचन है। बार बार ये रुमेन में इकट्ठा हुए भोजन को बार बार मुख में लाकर ये जुगाली सी करते रहते हैं। इसी को ही हम कहते हैं जुगाली करना, और जो भोजन है इनका उसको कहते हैं जुगाल। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये जो थैलीनुमा, इनके छोटी आंत और बड़ी आंत के जो मध्य थैलीनुमा संरचना है उसको अंधनाल भी कहा जाता है। अंधनाल में यहाँ पर पूरा पाचन हो जाता है। तो इसमें अंधनाल में ऐसा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का जो पाचन है
जो इसने घास खाया है वो अंदनाल में जाकर वहाँ पर पूर्णतः पाचन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उपस्थित जो जीवाणु हैं वो उस पर अटैक करके उसका पाचन कर देते हैं। तो सेलुलोज के पाचन में ये सहायक होते हैं जीवाणुओं के द्वारा इसका पाचन हो जाता है सेलुलोज का। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनमें बड़ी विशेष रचनाएं पाई जाती हैं घास खाने वाले जंतुओं में। उसी तरह से आप देखें नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हम इसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ये दिखाई कुछ ऐसे देते हैं। ये इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में आपका ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे जीव जिनमें आप जो है उनको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः ये ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि एक कोशिकीय जीव बहुत छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखें, इसमें मैंने आप पूरा लिख दिया है, या आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे फिर समझ लेंगे। इसमें एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये अपनी आकृति को बदलता रहता है। ये अमीबा में ये चीज़ आप देख लें कि एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका झिल्ली है, ये याद रखिएगा। एक कोशिका झिल्ली, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि इसमें झिल्ली ऐसे नहीं दूरी पाई जाती हो, एक कोशिका झिल्ली है। ये अपनी आकृति को बार बार बदलता रहता है। बार बार बदलने का मतलब है कि बार बार अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। कभी कैसे, कभी बिल्कुल छोटा हो जाता है, कभी बिल्कुल बड़ा हो जाता है, कभी गोल हो जाता है तो कभी चौकोर हो जाता है, कभी आपको लगता है चप्पल की आकृति का है तो कभी आपको लगता है छाते की आकृति का है, कभी आपको लगता है कि गोल ऐसे फूल जैसा है तो कभी आपको कैसा लगता है। तो इस तरीके से ये अपनी आकृति को बार बार परिवर्तित करता रहता है। ये उंगली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है। इसमें ऐसे उंगली के समान यूं करके बार बार यूं उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। प्रवर्ध होता है बेटा छोटे छोटे उभार, जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं ना, अपने आप शेप ऐसे बन जाता है। ये प्रवर्ध ऐसे जैसे उंगली के समान यूं फिर यूं ऐसे प्रवर्ध निकालते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रवर्ध निकालता है ऐसे उंगली के समान, इसमें क्या होता है, ये प्रवर्ध जो निकाल रहा है ये इसको जो पादाब कहते हैं, पादाब एक तरीके से होता है जो गति में सहायक होता है, इसके चलने में सहायता करता है। कूटपाद या इसको ये भी बोलते हैं, पादाब या कूटपाद भी बोलते हैं, जो गति तथा भोजन पकड़ने में सहायक होता है, यानी गति देने में और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो इस तरीके से आपको बेटा ये जानना है। अमीबा बड़ा स्पेशल है, तभी आपके कोर्स के अंदर ये दिया गया है पाचन में। तो अमीबा में संभरण एवं पाचन, संभरण का मतलब ही यही होता है बेटा कि वो कैसे अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। वही अंतर्ग्रहण वाली बात आ गई कि अपने भोजन के अंदर कैसे लेता है। तो आप ये देखें, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये उंगली के समान इसमें प्रवर्त निकलता रहता है, जिसे पादाब कहते हैं या कूटपाद कहते हैं। पादाब या कूटपाद की सहायता से ये अमीबा चलता रहता है, इसमें गति होती है और भोजन पकड़ने में ये सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने में ये सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है और अपने चारों ओर ये छोटे छोटे, इसका आहार ही यही होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ये अटैक करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के रूप में अटैक करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये छोटे छोटे जीव जो है इसके भोजन है। अब उसको पकड़े कैसे, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसमें पहले से स्पेशल इसके अंदर जो रचना है, देखिए ये पादाब तो उंगली के समान प्रवर्ध है, जिसका रचने का नाम ही पादाब है, जो गति में भोजन पकड़ने में। तो ये पादाब जो होता है ना, ये जो उंगली के समान बार बार प्रवर्ध निकाल रहा है, इससे ये खींच लेता है, इससे ये अपना जो छोटे सूक्ष्म जीव इसके आसपास आते हैं ना, तो वो खींच लेता है, भोजन पकड़ लेता है। अब देखिए इसमें मैंने आगे भी लिखा हुआ है आपको, अमीबा सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है
ये चारों ओर पादाप विकसित करके निगल लेता है। ये एक्चुअली क्या करता है ना, ऐसे उंगली अपनी उंगली के समान जो प्रवर्त हुई पादाप है, तो ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेरा सा बना लेता है और उसको पकड़ के फिर अपने अंदर ले लेता है, निगल लेता है। इतना स्पेशल है ये जीव, यानी कि उंगली के समान जो प्रवर्त है वो उसके चारों तरफ ऐसे निकल गए और फिर जहाँ पर वो उसका सूक्ष्म जीव है उस पर अटैक करके उसको खींच लेते हैं, निगल लेते हैं। अब निगलने के दौरान देखिए, जब अपना आहार बनाए तो उसके चारों पदार्थ विकसित होकर निगल लेता है। ये खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी कहाँ है? इसके बीच का हिस्सा, एक तरीके से कहते हैं ना जैसे जाल जैसा, तो इसके खाद्य धानी में वो फंस जाते हैं। इसके अंदर जाके जैसे पेट में निगल लिया ना, तो इसके वहाँ पर जहाँ पर इसकी जाल जैसी संरचना, इसके अंदर जहाँ पर इकट्ठा होता है भोजन, उसे बोलते हैं खाद्य धानी। जहाँ पर ये लाके अपना भोजन को इकट्ठा करता है, तो उसमें जाके ये फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे खाद्य धानी में जब फंस गए, वहाँ पे पाचक रस अपने आप निकलता रहता है। तो पाचक रस के कारण जो खाद्य धानी में खाद्य पदार्थ है उस पर वो रस क्रिया करके उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सरल पदार्थों में बदल दिया, जिससे पचा हुआ भोजन तो वहीं पर अवशोषित हो गया और अपचित भोजन जो था वो खाद्य धानी से अपने आप स्वतः ही बाहर निकलता रहता है समय समय पर। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कितना महत्वपूर्ण है इसके अंदर पाचन। ऐसे नॉर्मली पाचन नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट इस तरीके से पाचन इसके अंदर होता है। यानी एक ईश्वर ने ही इसके अंदर पाचन की इस महत्वपूर्ण विधि अपने आप इसके अंदर बनाई है। कहने का मतलब है बेटा, ये जीव इतना छोटा है कि कोई सोच नहीं सकता कि ये भी भोजन करता होगा या ये भी भोजन करता है तो इसका पाचन कहाँ होता होगा, इसका पेट कहाँ है, इसका आमाशय कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव, जिसे हम अपनी प्रत्यक्ष आँख से नहीं देख पा रहे, इतना छोटा है वो, लेकिन उसे हम उसके अंदर हम उसकी प्रक्रिया को भी देख रहे हैं कि कितने यानी चालाकी से वो अपने भोजन को पकड़ता है और कितनी चालाकी से भोजन को पकड़ के फिर अपने अंदर भी ले रहा है। लेने के साथ साथ ये भी है कि उसके अंदर उसके जो शरीर के अंदर जो विशेष कुछ, जो कि उसके सारे तंत्र ऐसे नहीं विकसित हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे उसके अंग हैं, ये भी नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसे विशेष नहीं, लेकिन जो उसके अंदर है जो एक दो रचनाएं, वही पाचन तंत्र में अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, वही पाचन तंत्र में अपनी भूमिका निभाकर भोजन को पकड़ने में मदद करवाती है। साथ में पकड़ के भोजन की पकड़ने में मदद तो करवाई, साथ में उसका पाचन भी करवाया। तो पाचन करवाने के दौरान पाचक रस जब स्रावित हुआ तो खाद्य पदार्थों पे क्रिया करके उसका पूरी तरह से पाचन करा दिया। तो सोचो आप कितना इम्पॉर्टेंट है ये जीव कि उसके अंदर ही ये चल रही है प्रोसेस। अब वहाँ पे अपने आप रस भी स्रावित हो रहा है जो कि सरल पदार्थों में तोड़ रहा है। जैसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ, धीरे धीरे वही बात है कि जो खाद्य पदार्थ उसने लिया है, जो उसका आहार है, उसको द्रवित रूप में करता रहता है, तोड़ के सरल पदार्थ में करने का मतलब यही है बेटा, उसको बार बार एक्ट करके उसको छोटा यानी पतले तरल रूप में करता रहता है। तो इस तरीके से वो बार जब तरल रूप में करता रहता है तो ये करते जब सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसका भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। पचा हुआ भोजन तो उसके अंदर ही अंदर अवशोषित हो जाता है और जो अपचित भोजन है, अपचित जो भोजन है वो उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अपने आप ही ये होती रहती है, स्वतः ही प्रक्रिया चलती रहती है। यानी पचा हुआ भोजन तो उसके अंदर रहता है, तो पचा हुआ भोजन अवशोषित जब हो रहा है तो वो उस अवशोषित तो अंदर ही अंदर हो रहा है, साथ में जो है अपचित भोजन बाहर निकल रहा है। यानी कि उसके खाद्य धानी में तो फंस गया तो वो तो वहीं पर ही पाचन की क्रिया हो रही है, लेकिन वो बार बार फिर अपचित भोजन जो है, जब जो भोजन है वो कहाँ जाए, तो वो खाद्य धानी से अपने आप ही स्वतः ही बाहर निकल जा रहा है समय पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि उसकी खाद्य धानी और उसके पादाप के द्वारा भोजन में पाचन उसका पूरी तरह से संभव हो सका। यानी इस अमीबा में इस तरीके से पूरी तरह से उसमें पाचन की क्रिया आपने देखी। इसके अंदर आपने ये देखा कि खाद्य धानी और प्रवृत्ति की मदद से कैसे पचा हुआ भोजन पूरी तरह से उसमें पचित हो जाता है और पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोजन खाद्य धानी से स्वतः बाहर निकल जाता है। तो बेटा अमीबा के इस पाचन के साथ आपकी आज का ये आपका पार्ट 2
कंप्लीट होता है, प्राणियों में पोषण आपका कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट यानी जो आपका वीडियो होगा उसके अंदर पॉसिबल अगर होगा तो क्वेश्चन आंसर, या मैं फिर उसको सेंड कर दूँगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके, या आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी। जैसे भी पॉसिबल, जो भी पॉसिबिलिटी लगती है वो होगी, या तो स्टार्ट कर दूँगी लेसन 3, या फिर अगर टाइम है तो वो सेंड कर दूँगी मैं आपको, या यहाँ पे डिक्टेट कर दूँगी। तो आपकी भी हेल्प ज़रूरी है, आपका भी SW ज़रूरी है, आपको भी हर दिन ये लिखना ज़रूरी है। आप हर दिन अपनी नोटबुक के अंदर लेक्चर लिखा करें, मैंने बार बार बोला है, और उसे सेंड किया करें। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर